नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे और मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज चुनावी सरगर्मियां और तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि कांग्रेस ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, इन तीनों ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि मोदी सरकार के इशारे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके खातों को सीज कर रहा है, उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हवाई जहाज तो छोड़ दीजिए, उनके नेताओं के पास ट्रेन से चलने का पैसा नहीं। और एक दूसरी बड़ी खबर जो लगातार चर्चा में बनी रहती है वो अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। वो खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब को लगातार 9 सम्मन मिल चुके हैं ईडी से, वो वहाँ पेश नहीं हो रहे हैं, तो वो दिल्ली हाईकोर्ट गए थे राहत के लिए कि उनके ईडी उनको गिरफ्तार न करे। बात ये हुई है बाबा कि उसमें उनको गिरफ्तारी से हाईकोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है, तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब उनकी तरफ से जो वकील हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी, उनका कहना है कि ईडी जो है वो पॉलिटिकल किसी के इंटरेस्ट के उस पर काम कर रही है, सीधा इशारा मोदी सरकार पर है। तो लोकसभा, चूंकि हमारे शो का नाम इलेक्शन कैफे और हर चीज को हम इलेक्शन से जोड़ करके देखते हैं, तो इन दोनों बड़ी जो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये दूसरी जो घटना आज जो हाईकोर्ट में हुई है उसका इन चुनावों पर क्या असर पड़ेगा उस पर हम बात करेंगे। तो इस पर सबसे पहले बाबा आपसे मैं आपका व्यू लेना चाहूंगा कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उससे क्या सहानुभूति फैक्टर कुछ काम करेगा कि आजाद केजरीवाल से ज्यादा वो गिरफ्तार केजरीवाल बीजेपी के लिए नुकसानदायक होंगे, या दूसरा जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, क्योंकि उसके बाद आप देखिए लगातार बीजेपी के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस से बात की, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने को आपको डिफेंड नहीं कर पा रही है, उनके पास लग रहा है अच्छे सीए नहीं है, उसकी कमी है, तो वो उल्टा रोना रो रही है, वो बेवजह का कांग्रेस मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है। क्योंकि बहुत गंभीर आरोप राहुल गांधी ने लगाया कि देश का लोकतंत्र एक तरह से खतरे में है और उन्होंने कहा इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं। बहुत ही गंभीर आरोप। बाबा आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो केजरीवाल के साहब के बारे में बात कर लें तो अभी मेरी बात आशीष से हो रही थी। आशीष जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, तो मैंने यही सवाल उनसे पूछा कि क्या उनके पास कानूनी रेमेडी क्या है, कानूनी उनके पास क्या क्या सुविधाएं वो ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और कल सुबह सुप्रीम कोर्ट उनके वो लॉयर, जैसा कि आपने कहा कि अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और वहाँ पे पहले भी हुआ है कि यदि आपको ये सुप्रीम कोर्ट ये भी उनको ये भी कह सकता है कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आपको जाना चाहिए, लेकिन उनको समय भी दिया जा सकता है, एजेंसी को कहा जा सकता है कि आप इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, सब पहले आप इनको 7 दिन का नोटिस दीजिए, गिरफ्तारी करना। ये सब जो कानूनी प्रक्रिया, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट है जहां से वो राहत ला सकते हैं, वही एक उनके पास जो है वो एक विकल्प बचा है। तो ये है पॉलिटिकली, जब वो यदि गिरफ्तारी होती है तो वो अलग बात है कि बाहर केजरीवाल अब अच्छे फायदे में रहेंगे राजनीतिक रूप से या अंदर रहेंगे। उन्होंने अपना जन्म संग्रह भी करा रखा है, उन्होंने प्लान भी जरूर सोच रखा होगा कि यदि वो अंदर जाते हैं तो फिर दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। एक बात तो ये हुई। दूसरा, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया, तो मुझे नहीं लगता हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हो। तो सोनिया गांधी का किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, खड़गे साहब और जो है राहुल गांधी को हमने देखा है कि वो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ करते हैं, लेकिन सोनिया गांधी के आने से जो आप वजन जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि उनकी एक अलग हैसियत है वो पॉलिटिकल सर्कल में, और उनकी बात को सरकार भी सुनती है। हमने कई बार देखा कि उनके चिट्ठी का तुरंत जवाब सरकार की तरफ से आता है, यदि कोई चिट्ठी भी वो लिखती हैं। तो वो जो आरोप है वो लगाया गया है, उस पर वो सीए का मामला बीच में है, चार्टर अकाउंटेंट का है, लेकिन जो हमने सुना उसके आधार पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारे कुछ लाख रुपये बकाया थे, उस पर आपने 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है और उसके लिए आपने खाते सीज कर दिए हैं, और आज हमारे पास ट्रेन का टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं है। यदि इसमें सच्चाई है तो निश्चित रूप से इसको चुनाव के वक्त में क्या जो है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, हर पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, ये ज़रूरी है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है वहाँ पर बात रखने की। इस तरह की कई बातें जो है राहुल गांधी ने की है, और एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उनको जो है इन सब चीज़ से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। इसके पहले भी कांग्रेस ने खाते सीज होने के लिए जो है वो कोषाध्यक्ष जो है अजय माकन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन उनको लगा कि शायद उनकी बात नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आज सोनिया गांधी को भी लाया गया है।
थोड़ा सा डिफर करूंगा मैं। अगर आपके पास कोई चीज़ आपसे गायब हो गई है या भूले जाने अनजाने में आप उसको नहीं भरपाई कर पाए हैं, तो उसको देना, उसकी सज़ा मिलना आपकी किस्मत में लिखी हुई है। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने 94-95 का कोई भी इनकम टैक्स का प्रावधान सीताराम केसरी के ज़माने का पूरा नहीं किया, या 7 साल पहले का पूरा नहीं किया जब मोतीलाल वोरा जिंदा थे, तो उसके लिए अगर कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है, ऐसे कई लोगों के पास इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं 5-5, 7 साल, 10-10 साल पुराने हमारे आपके जीवन में। क्या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? क्या मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह सकता हूँ कि मेरे पास नोटिस आया 4 साल पुराना, गलती से मुझसे 500 रुपये का हिसाब किताब नहीं हो पाया था और मुझे 10,000 का जुर्माना देना है? तो क्या ये मैं कर सकता हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी, और दूसरी बात इसलिए भी कि कांग्रेस पार्टी देश की बड़ी पार्टी है। कांग्रेस, ये दो जो घटनाएं घटी 7-8 साल पहले की और 93-94 वाली, इस वक्त कांग्रेस पार्टी की ऐसी कांग्रेस पार्टी नहीं थी। तब कांग्रेस पार्टी का 100, 150, 200 सांसद हुआ करते थे। ये उस जमाने की कांग्रेस पार्टी ना। 7 साल पहले तो नहीं थे, खैर तब तो 44 ही थे, लेकिन 94-95 की बात जब करें, उनकी सरकार थी उस जमाने में। तो मैं ये क्यों ना समझूं कि अपनी सरकार का आपने बेजा इस्तेमाल किया। अगर बीजेपी ये काम कर रही है कि ये जानबूझकर उनको तंग किया जा रहा है ताकि वो चुनाव प्रचार ना कर सकें, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुझे एक चीज़ बड़ी थोड़ी सी अजीब सी लगी कि हमको मीडिया में ऐड देना है तो हमारे पास पैसे नहीं है, हमको टीवी चैनल्स को, सोशल मीडिया को, अखबारों में विज्ञापन देना है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं कि हम उनसे पैसा लेने के लिए टीवी चैनल उनकी लड़ाई लड़ें कि इनके खाते खुलवा दिया जाए ताकि हमको विज्ञापन मिले। ये क्या तरीका हुआ? हमारे कंधे पर रख के बंदूक गोली क्यों चला रहे हैं? उनको गोली चलानी चलाइए, आप बीजेपी का नाम लीजिए। आपने कहा ही कि हमारे खाते फ्रीज होने का मतलब है लोकतंत्र फ्रीज हो जाना। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात तो 100% मांगता हूँ कि एक सुविधा जो एक पार्टी को मिलती है वो सबको मिलनी चाहिए, पर ये कह देना कि हमारे अकाउंट मतलब देश के अकाउंट, हमारा खाता फ्रीज हो मतलब लोकतंत्र फ्रीज हो जाना, ये मुझे ज़्यादा लगा। पर कुल मिलाकर जैसे बाबा ने कहा कि सोनिया गांधी के मंच पे आ जाने से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी ग्रेविटास बढ़ गया, उसका वजन बढ़ गया, इसीलिए हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं। अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद अजय माकन ने की होती, अजय माकन 2 या 3 बार कर भी चुके हैं, हम लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी। एक तो ये कहना था मुझे, और दूसरा मुझे लगता है क्या ये जुडिशरी पर प्रेशर बनाने की कोशिश है? जो जुडिशरी पर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में गए और जिसने आपके खिलाफ फैसला दिया कि नहीं अकाउंट तो फ्रीज ही रहेंगे, ये समझ में नहीं आया मुझे। क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मतदाताओं को लुभाया जा रहा था, अपनी प्लाइड दिखाई जा रही थी, या बीजेपी की भाषा में बोलूं तो हारने की वजह की ढूंढी जा रही है, या ये जुडिशरी पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप जो हैं? राहुल गांधी ने साफ कहा कि इंस्टीट्यूशंस भी जो हैं वो भी ये सब देखकर चुप हैं। तो जो आप बात कह रहे हैं वो उन्होंने उस तरह की बातें की। मैं वही, अगर इंस्टीट्यूशंस चुप हैं तो आप जब गए अपने रिव्यू पिटीशन लेके इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में, उसने खारिज कर दिया, उसने कहा नहीं आपको पैसा जमा करना पड़ेगा। तो कहाँ इंस्टीट्यूशन खामोश है? मतलब वो कह रहे हैं कि अगर हमारे हक में फैसला देंगे तभी इंस्टीट्यूशन काम करेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आया कि अगर आप मेरे हक में, अगर कोई मुकदमा है तो एक पक्ष जीतेगा एक पक्ष हारेगा, तो जो हार जाएगा वो ये कहेगा कि नहीं जुडिशरी बिकी हुई है। ये तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की स्थिति है ना। ये बात मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी को 12 लाख या 10 लाख बकाया थे, उसके बदले में अगर 150-200 करोड़ उनके फ्रीज कर लिए गए तो ये ठीक नहीं है। और चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में ऐसा नहीं होना चाहिए। पर आपने जमा क्यों नहीं किया? आप क्यों लापरवाही करते रहे? क्या इनकम टैक्स ने पहली बार आपको नोटिस भेजा 95-96 के बाद, अब 2024 में, इन 28, 29, 30 सालों में ये आपने क्लियर नहीं किया? सवाल जवाब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नहीं लिए, सवाल जवाब के लिए अजय माकन वहां बैठे रहे। पर आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि आप सवाल जवाब लेंगे। आपने अपनी बात की, आपने अपना दुख दिखाया और आप चले गए। तो कुछ चीजें ना इसमें इस पूरी बातचीत में खड़ी भी होती हैं जो संदेह की नजर से डालती है कि क्या ये चुनाव जीतने का एक नया पैतरा है। थॉट। तो ये जो विजेंद्र सर, ये मैं ओपनिंग कमेंट आपका लूंगा, इसमें ये ऐड करके बीजेपी कह रही है कि ये हार का एक बहाना खोज रहे हैं कांग्रेस के लिए, और केजरीवाल साहब पे वही मूल सवाल कि जो आजाद केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक होंगे अंदर गए केजरीवाल। पहले कांग्रेस वाली बात कर ली जाए। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी वो उपन्यास जरूर पढ़ा होगा। उसकी शुरुआत ही उस ट्रक से होती है कि देखने का नजरिया है
किनारे वाले बाएं पहिए को देख करके लगता है कि ट्रक तो किनारे खड़ी है, लेकिन दाहिने पहिए को देख कर लगता है कि ट्रक बीचों बीच सड़क पे खड़ी है। भारतीय राजनीति आज वहीं राग दरबारी बन चुकी है, जिसमें हर कोई अपने हिसाब से व्याख्या करता है और उस व्याख्या को सही ठहरा देता है। मुझे ये बात अचानक इसलिए लगा कि बाबा ने जो कहा और सुमित जी ने जो कहा, तो मुझे लगा कि दोनों लोग सही हैं अपनी अपनी जगह, लेकिन इस सही के आगे क्या है? तो इस सही से आगे क्या है? इस सही से आगे की बात यह है कि ये सही है कि कांग्रेस आज जो इस देश में एक मोमेंटम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट भले स्टेट बैंक पर सवाल उठा रही है। स्टेट बैंक पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल का मतलब कि इनडायरेक्टली, मैं इस बात पर कोट अनकोट कह रहा हूं कि इनडायरेक्टली ये सरकार पर या रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय पर सवाल है। और सरकार चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आई थी, इसलिए सरकार पर भी सवाल है पूरे। बावजूद इसके सरकार इसका बचाव पूरा कर ही रही है। और प्रधानमंत्री जी जब ये बोलते हैं कि हम स्कीम लेकर आते हैं, विपक्ष स्कैम लेकर आता है, तो ज्यादातर माहौल अभी प्रधानमंत्री जी के या बीजेपी के पक्ष में है, वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखता। तो इसलिए कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के आने के बावजूद मुझे लगता है कि इसका चुनाव पे असर हो सकता है, न पड़े। अंदर खाने क्या हो सकता है, जनता क्या सोचेगी, ये तो हमें छोड़ देना चाहिए कुछ चीजें। लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो दिख रहा है और जो सामने दिख रहा है, लेकिन मैं एक बात और इसमें कहूंगा कि कुछ चीजें तत्काल नहीं होती हैं। इस तरह की चीजें कि पार्टी का पैसा फ्रीज हो गया, इस तरह की चीजें कि उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा न हो, इस तरह की चीजें कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो जुए का व्यापार करता हो, शराब का कारोबारी हो, उन सबों ने भी पैसे दिए। कई बार जब मोमेंटम या शोर ज़्यादा होता है तो वो असर नहीं होता है। उसी तरह से हो सकता है कि कांग्रेस जो कुछ कह रही है उसकी आवाज़ दब जाए। और ये भी सही है कि बीजेपी का अभी जो रैपो है, खासकर प्रधानमंत्री की छवि के कारण, वो बहुत हाई है। लेकिन जब ऐसी चीज़ों का खामियाजा होता है वो दूरगामी बहुत खराब होता है। ये एक बात हुई। दूसरी बात केजरीवाल पर। केजरीवाल भारतीय राजनीति के एक, मैं कहूँ तो थोड़ा कठोर शब्द होगा, एक बड़े त्रासद किरदार हैं। त्रासद किरदार इसलिए कि उन्होंने भारत की राजनीति में जो हिपोक्रेसी है, पाखंड है, उसकी एक नई व्याख्या की थी। अब उनसे पहले जो भी राजनीतिक दल बनता था इस देश में, आम आदमी पार्टी के बनने से, वो किसी न किसी विचारधारा पर बनता था। चाहे वो विचारधारा अच्छी हो, बुरी हो, वो कट्टर हिंदुत्व की हो, कट्टर मुस्लिम हो, कट्टर सांप्रदायिक हो, कट्टर समाजवादी हो, उदारवादी हो, कुछ भी हो। ये एक ऐसी पार्टी बनी जो बगैर किसी विचारधारा के बनी थी। इसने सिर्फ चलताऊ गांधीवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़े। वो कोई गांधीवादी विचारधारा को लेकर नहीं बने थे। ये देखिए वो राजघाट जाते हैं गांधी जी के पास। तो आपने ये भी सुना होगा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति तस्वीर लगा देनी चाहिए। नहीं, हटाने की बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगा दीजिए, हटाने वाली बात नहीं कही थी। एक सेक्युलर देश में तो आप पहले बांटना, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। पास ने पूछा था ना, धूमिल ने पूछा था ना, यही हम भी पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या थी। तो उनकी कोई पॉलिटिक्स रही ही नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स बड़े विशुद्ध मौका परस्त रही है। न उसमें कोई राजनीतिक मंथन रहा है, न कोई आदर्शवादी विमर्श रहा है। इसीलिए मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन का क्या होगा। आधा अधूरा गठबंधन हुआ, आधा नहीं हुआ, ये क्या होगा। लेकिन असल चीज ये नहीं है आज कि उनका राजनीतिक चरित्र और व्यक्तित्व कैसा है। असल चीज है कि ईडी के मामले में क्या होगा। ईडी के मामले में वो अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो आज जो देश की राजनीति चल रही है उसमें उस गिरफ्तारी से सहानुभूति की स्थिति नहीं होगी। पता नहीं, इस समय जो देश का माहौल देखकर लगता है
उसमें किसी सताए जाने वाले से सहानुभूति का माहौल बनता नहीं दिख रहा है। वो अंदर खाने कुछ हो तो हम नहीं जानते, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जनता की वजह क्या है? इसकी वजह क्या है ये मैं बताऊं। मेरी समझ से इसकी वजह ये है कि लोग जो हैं वो समाज पूरी तरह से एक शार्प डिवीजन का शिकार है। एक खंडित मानसिकता इस देश में है। खंडित मानसिकता में दो चीज़ें होती हैं, या तो यह है कि हम सब अपने उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है खंडित मानसिकता में कि हम ये जिस सोच को चल रहे हैं जो सोशल मीडिया के ज़माने में, उसको लेकर के दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं। अगर हम कांग्रेस के पक्षधर हैं तो हमको लगता है कि कांग्रेस जो कुछ कह रही है वो सही ही कह रही है, हम तार्किक होते ही नहीं हैं। अगर हम बीजेपी के पक्षधर हैं तो फिर हमने उस दिन बताया ना कि वहाँ से आया था राज ठाकरे को लेकर कि ठीक है हम तो बीजेपी को देख रहे हैं, तो हम सिर्फ बीजेपी को देखते हैं। अगर आम आदमी पार्टी को कोई पसंद करने वाला है तो आम आदमी पार्टी को पसंद करने वाला है, उसमें कहीं वो कुछ सोचता नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि समाज का सबसे बड़ा बहुत बड़ा हिस्सा अगर इस शार्प डिवीजन का शिकार हो कि हमें एक के साथ रहना है और वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हम हर हाल में उसको देख रहे हैं, वो अगर स्कैम करे तो भी हमें कोई नहीं फर्क पड़ता है, वो हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। वो घनघोर जातिवादी हो, घनघोर भ्रष्टाचारी हो, घनघोर परिवारवादी हो, घनघोर पाखंडी हो, तो भी हमको उसके साथ रहना है। जब इस तरह की पूरी मानसिकता बन जाती है और लोगों में फ्लक्चुअलिटी कम, फ्लक्चुअल होने के लिए वो अपने में बदलाव लाने को तैयार न हो, तो उसमें क्या है, जो केजरीवाल के समर्थक हैं वो तो अंदर रहें या बाहर रहें साथ ही रहेंगे। वो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी जो राजनीति चल रही है उसमें सहानुभूति का तत्व बहुत सीमित हो गया है, क्योंकि जब समाज संवेदना से कटता है तो सहानुभूति भी उसी हिसाब से शिथिल होती है। ये तो बाबा केजरीवाल जो है लगातार, मतलब पहला चुनाव तो उन्होंने एक दुनिया को चौंका दिया था, ठीक है बहुमत नहीं आया था लेकिन 28 सीटें उनकी आई थी। फिर दोबारा वो 15 में लड़े तो 67 सीट्स लाए 70 में, फिर उसके बाद 63 सीट लाए 2020 में। तो इसका मतलब है कि ये लोकप्रियता है उनकी, और उन्होंने एक नई तरह की राजनीति का सूत्रपात किया है, जिसको उनके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि वो जो सब्सिडी पॉलिटिक्स और फ्रीबी पॉलिटिक्स कह के करते हैं, लेकिन दूसरे लोग भी उसी का अनुकरण कर रहे हैं। और केजरीवाल भी एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है। अगर प्रधानमंत्री का एक नाम लिया जाता है मोदी का, तो केजरीवाल भी एक अच्छे कम्युनिकेटर है। और एक ज़माने में उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि सब मिले हुए हैं जी, सब भ्रष्ट हैं। और आम आदमी पार्टी एक है जो इस राजनीति बदलने आई है। एक हद तक तो राजनीति उन्होंने बदली कि जो बिजली सब्सिडी और वो है बहुत सारे राज्यों में आज 200 यूनिट बिजली फ्री का वादा बहुत सारी पार्टियां कर रहे हैं। तो क्या अगर केजरीवाल गिरफ्तार होंगे और उनका वो होगा तो क्या आम आदमी पार्टी उसको बुलाने की कोशिश नहीं करेगी कि चूंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम, हम स्कूल बनाना चाहते हैं, हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। क्या उसको वो, जैसे मोदी जी पलट देते हैं तमाम चीज़ों को, जैसे शक्ति वाला जो बयान था उसको पलट दिया, फिर वो परिवार वाले के बयान को, तो केजरीवाल भी तो उस चीज़ के माहिर हैं और उनकी पार्टी भी। वो कैसे जमीन पे जाएगा, उसको उस पर जमीन पे क्या असर होगा, वो बाबा आप और सुमित सर बताएं कि क्या। आपने सही कहा कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स की उसका फ़ायदा उनको दिल्ली में मिला, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन उसी दिल्ली में वो सांसद की सीट हार जाते हैं। आज के दिन भी एक ही, टेक्निकली देखा जाए तो एक ही सांसद की पार्टी है और प्रधानमंत्री बनने का वो ख्वाब देख रहे हैं, ये बात भी सही है। तो दिल्ली की राजनीति करना फ्री भी दे करके आप वो तो कर ले रहे हो, लेकिन लोकसभा में आपको वोट लोग नहीं देता है, लोग आपको ट्रस्ट नहीं करता है। और आपने जो कहा ना, आपने अच्छा याद दिला दिया कि सब चोर हैं जी। तो ये जो उनका वक्तव्य है ना, वो चिपक गया, जैसे आपको याद रह गया, सबको याद है ये वक्तव्य। उसके चक्कर में कोई पॉलिटिकल पार्टी उन पर ट्रस्ट नहीं करती है। भले ही कांग्रेस से उन्होंने गठबंधन किया, मुझे आपको बता दूं कि जितने भी कांग्रेसी नेताओं से आप बिना कैमरे के बात कर लीजिए, भले ही उनका दिल्ली में गठबंधन है, भले ही उन्होंने कांग्रेस उनको हरियाणा में सीट दी है, गुजरात में सीट दी है, लेकिन कोई कांग्रेसी उनको पसंद नहीं करता है। और यदि वो अंदर जाएंगे तो कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस बाकायदा खुशी होगी कि वो अपने जो जिस सीटों पे वो लड़ रही है शायद वहाँ पे मजबूती से लड़े। दूसरी बात ये भी देखनी है, ये चुनाव ये भी साबित कर देगा क्या एक दूसरे का वोट बैंक ट्रांसफरेबल है या नहीं है।
इतने सारे सीटों में दिया है, कम से कम उतना नंबर तो आना चाहिए ना जितने नंबर आप अलग अलग आपको वोट मिले हैं, ये भी तय कर देगा। फ्री बीज की बात की तो फ्री बीज चला नहीं है पिछले 2 चुनाव में, इस चुनाव में देख लेते हैं फ्री बीज चलता नहीं है, साथ में कांग्रेस का भी साथ है, तो क्या इस बार कुछ कर पाएंगे। बाकी जो एक चीज़ इस पर आगे सुमित को देने के पहले एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा चंदे वाली बात में। एक बात और उठी है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज टैक्स देती हैं कि नहीं, क्या बीजेपी ने टैक्स दिया है, क्या बाकी पार्टी ने जिनको पॉलिटिकल चंदा दिया गया क्या वो इनकम टैक्स देती हैं, ये भी एक ये बात है जो कि पता करनी चाहिए। मुझे उतनी जानकारी नहीं है टैक्स देते हैं, हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी टैक्स नहीं देते, मुझे मालूम नहीं इसमें क्या सच्चाई है। नियम कानून ये कहता है कि राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स नहीं देना है, पर उनको इनकम टैक्स भरना है। आपने साल भर में जो भी कमाई की, क्योंकि आप चंदे पे चलने वाली पार्टियां हैं, और 20,000 रुपये तक 19,999 रुपये तक आप कैश में पैसा ले सकते हैं। 20,000 रुपये से ऊपर जो भी आप पैसा लेते हैं उसमें आपको मतलब वाइट में चेक लेना पड़ता है और आपको वो दिखाना पड़ता है, ये जस्ट टू डिक्लेयर इट कि आपने इतना पैसा इस साल में चंदा लिया, तो बुक्स मेंटेन होती है। तो ये नियम है, और उसी नियम के तहत ये कहा गया है तमाम राजनीतिक पार्टियों को कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत, इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरा पहले उसमें अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी छूट गई थी कि क्या होगा कोर्ट में जाने से, अरेस्ट हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा आपसे काउंटर सवाल है, हेमंत सोरेन जेल गए मुख्यमंत्री रहते चुनाव के मौसम में, क्या फ़र्क पड़ा झारखंड की राजनीति में? क्या जेएमएम चुनाव जीत रही है या जेएमएम चुनाव हार जाएगी? आप बताइए पूर्णेंदु, आपको क्या लगता है? क्या उनकी सरकार चलेगी? नहीं, उनकी सरकार भी है। नहीं, मुझे देखिए, मुझे लगता है कि नहीं, अगर झारखंड की बात करें तो फायदा हुआ हेमंत सोरेन को, और सिंपैथी उनको मिली उस चीज़ की। और आप देखिए कि आज की तारीख की उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जब भी मुंबई में उनका जो अधिवेशन था तो वहाँ पे वो उनको बुलाया गया बोलने के लिए, तो एक सिंपैथी तो खासकर उन जिस समाज से आते हैं वो आदिवासी समाज में, वो एक सिंपैथी है उनको लेके। लेकिन एक बात जो बाबा ने भी कही और विचित्र सर ने भी कही कि एक क्लियर डिवाइड एक चीज का है कि लोकसभा और विधानसभा के वोट अलग तरह से हो रहे हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी बिल्कुल एक तरफा जीत रही है, वैसे ही लोकसभा आते ही वो बीजेपी एक तरफा जीतती है। हो सकता है कि झारखंड में लोकसभा चुनाव में जेएमएम को वो फायदा उसका ना मिले, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आएगी, खासकर वो उनका जो वोट बैंक है उसमें उस चीज का फायदा उनको जरूर होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बस एक ही चीज ये आपने पूछा था बाबा से, उसी समय मुझे भी ये लगा कि क्या फायदा होगा या नहीं होगा। अगर जेल जाने से फायदा होता तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जेल घूम आते थोड़ा, हाँ, कि जेल जाने से, हाँ, जेल जाए चले, बिल्कुल। एक चीज तो ये हुआ। दूसरी चीज कि वोटों के ट्रांसफर वाली बात पर मैंने कहा, मैं अब बार बार ये बोलता हूँ कि चूंकि हम लोग फील्ड में नहीं जाते इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जो लोगों से मिलते जुलते हैं, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस और जैसे दिल्ली में कांग्रेस और इसमें तालमेल हो गया है। एक जो कि केजरीवाल के जो मतलब बीजेपी को पसंद नहीं करते, उनका ये था कि वो कांग्रेस को वोट देते हैं। क्योंकि मैंने पूछा कि आप क्यों देते हैं, तो बोले कि हम लोग बाप दादा से देते आ रहे हैं। ऐसे लोग आज भी बचे हुए हैं, कम बचे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन हम केजरीवाल को तो वोट बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो अब इस गठबंधन का क्या होगा, जहां पर इस स्तर पर एक दूसरे के प्रति ये हो, तो क्या होगा कि वो वोट कहीं और जा सकता है, वो बीजेपी को भी जा सकता है, किसी और को भी जा सकता है। ये एक आदमी की बात है, एक आदमी पर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई बार एक चावल से आप चावल पका कि नहीं पका वो देखने की कोशिश करते हैं। ये चीज अगर आप, अच्छा, मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा था कि वो बात अधूरी रह गई अरविंद केजरीवाल वाली। अगर एक रत्ती भी जो बात विचित्र बड़ा साफ साफ बोल चुके हैं कि अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को लगता कि जेल जाने से चुनाव जीत सकते हैं तो खुशी खुशी जेल जाते, 10 दिन 15 दिन, साल भर, 1 साल 1.5 साल आराम से जेल में रहते और फिर आके सत्ता का मजा लेते। पर क्योंकि आपने दूसरी जवाब आपका जुड़ जाता है उसमें कि क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है और पता है कि लोकसभा में जो पॉपुलैरिटी लेवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है उसके सामने हम लोग बहुत बौने हैं, बहुत छोटे हैं, तो कैसे उनसे मुकाबला कर पाएंगे। अगर ये विधानसभा की चुनाव की परिदृश्य बना होता तो अरविंद केजरीवाल जेल में होते और फिर वो 60, 65, 70 का जो आंकड़ा दिल्ली में आता है आम आदमी पार्टी का, वो आ सकता था।
अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और संजय सिंह को बीजेपी परेशान कर रही है शराब घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला और कौन कौन से घोटालों में, तो अलायंस करने की क्या जरूरत थी? आपके पास तो हमदर्दी होनी चाहिए थी, आपको तो साथ के साथ पे लड़ना चाहिए था। आपके दिल्ली के 70 में से 60 कितने 55-60 आपके विधायक, 62 आपके विधायक हैं, तो कहाँ आपके पास तो वोट बैंक भी तैयार है। फिर आप क्यों कांग्रेस के आपने कांग्रेस को क्यों आपने 3 सीटें दे दी अपने इलाकों में? तो ये चीज़ बीजेपी भी जान रही है, ये चीज़ अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि ये चुनाव लोकसभा का है और दिल्ली बीजेपी का गढ़ है। दिल्ली बीजेपी यहाँ बहुत मजबूत है। पिछली बार के आपके आंकड़े 56%, 58% वोट पड़ा एक सीट पर बीजेपी को। नंबर 2 की जो अरविंद कांग्रेस पार्टी रही है या 1-2 जगह पे आप रही है, 20% का अंतर है, 30%, 35%, 36% पे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी सातों जीत रही है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, हर चुनाव नया होता है, हर दृश्य नया होता है, हर वक्त नया होता है। ये जो फ्लोटिंग वोटर 3 से 5% के बीच में जो सेफोलॉजिस्ट बोलते हैं, संजय कुमार और यशवंत देशमुख और प्रदीप गुप्ता जैसे लोग, ये आखिरी 2 दिनों में कब कहाँ किसको वोट कर देंगे, वो बड़ा क्रिटिकल फेज हो जाता है। और वो ऐसे में जब अलायंस हो गया है, जब आप दो छोटे छोटे गोले बन के एक बड़ा गोला बन गया है और एक बहुत बड़ा गोला है, तो वो जो छोटा गोला है उसका मतलब नहीं कि वो हार ही जाएगा। हो सकता है कि वो दम लगा के उसके बराबरी पे आके खड़ा हो जाए, उसको धक्का दे दे। बुलबुला जो होता है ना, तो बुल्ले को बड़ा बुलबुला बन जाता है। तो मेरा कुल मिलाकर कहना है कि बीजेपी इसीलिए इसको चुनाव को बहुत सीरियसली ले रही है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी उतना ही दम दिखाएगी जितना बीते 2 बार भी दिखाया था। तो आज की चर्चा में इतना ही। और जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि एक बात तो ये है कि जो ईडी और आईटी और उनकी सक्रियता विपक्षी दलों के अगेंस्ट ज़्यादा दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी दलों को वो सिंपैथी नहीं मिल रही है, वो इसको मुद्दा बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। अब शायद वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता है या दूसरे अदर इश्यूज जिसके बारे में हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं, चाहे वो धर्म की राजनीति हो, राम मंदिर हो, 370 हो, यार एक हिंदुत्व और विकास का एक जो मिला जुला कॉकटेल बीजेपी ने तैयार किया है, उसके आगे विपक्ष के उठाए मुद्दे अभी उस लेवल पे जनता के बीच में एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो आज बस इतना ही। कल हम किसी और विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।